Carcinoma of breast means the development of malignant growth in breast tissue that is called carcinoma of breast। तो यदि ब्रेस्ट टिश्यूज में कैंसरस ग्रोथ डेवलप होने लगती है, जब कैंसरस ग्रोथ होगी आप उसको कार्सिनोमा ब्रेस्ट बोलते हैं। अब जहाँ तक सवाल ब्रेस्ट कैंसर का है, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्रेस्ट मीन्स स्किन, निपल and मेन लैक्टिफेरस डक्ट एंड डक्ट्यूल्स, ये जितने भी पार्ट हैं ये सभी इन्वॉल्व होते हैं और उसी के हिसाब से ग्रेजुअली धीरे धीरे कैंसर डेवलप होता जाता है। यहाँ पे देखिए द डिफरेंट पार्ट्स विच इन्वॉल्व इन केस ऑफ द ब्रेस्ट कार्सिनोमा लाइक एरियोला, ब्रेस्ट टिश्यूज along with the clavicle, chest muscles, ribs। तो ये एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे पार्ट जो है इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। अब यदि आप रिलेटिवली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट देखें, तो जो ब्रेस्ट का जो 60% आउटर क्वाड्रेंट है वो 60% इन्वॉल्व होता है, अपर इनर क्वाड्रेंट 12% इन्वॉल्व होता है, लोअर आउटर क्वाड्रेंट 10% इन्वॉल्व होता है, लोअर इनर क्वाड्रेंट 6% इन्वॉल्व होता है एंड सेंट्रल क्वाड्रेंट 12% इन्वॉल्व होता है। सो दिस इज द रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेजुअली धीरे धीरे इन्वॉल्व होते हुए चले जाएंगे। अब बात आती है इटियोलॉजिकल फैक्टर की। तो देयर इज़ नो एनी फिक्स इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई ज्ञात कारण नहीं है कि क्यों होता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा, बट सम ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर may be responsible for breast carcinoma. The first one is the large breast, second fair fatty flabby फीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है, डिलेड मेनोपॉज जहाँ ऑस्ट्रोजन डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है, ऐसे केसेस में कार्सिनोमा ब्रेस्ट के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नल्लीपेरस फीमेल, मल्टीपेरस फीमेल में भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो सकता है। फाइब्रो एडिनोमा मीन्स बेनाइन ग्रोथ, क्योंकि कभी कभी रेयरली कैंसरस हो जाती हैं। डक्ट पैपिलोमा इज द इम्पॉर्टेंट इटियोलॉजिकल फैक्टर, ऐसे लोगों को जिनको डक्ट पैपिलोमा की शिकायत है उनमें भी मैलिग्नेंसी हो सकती है। कभी कभी क्रॉनिक मैस्टाइटिस, रिटेंशन ऑफ मिल्क, जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं फीमेल्स, उनके लिए खास तौर पे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है रिटेंशन ऑफ मिल्क। यदि मिल्क रिटेन होगा तो आगे चल करके ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो सकता है। लेस ब्रेस्ट फीडिंग उसी से रिलेटिव फैक्टर है एंड वाइटनर मिल्क फैक्टर भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर के रूप में हो सकता है। तो ओवरऑल वी कैन से देयर इज नो एनी फिक्स इटियोलॉजिकल फैक्टर बट सम ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विच मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्सिनोमा ब्रेस्ट। अब बात आती है पार्ट अफेक्टेड। तो पार्ट अफेक्टेड में आपको मालूम ही है, जैसे अभी ऊपर भी हमने पिक्चर में दिखाया है कि एरियोला अफेक्टेड हो सकता है, निपिल अफेक्टेड हो सकता है, मेन लैक्टिफेरस डक्ट अफेक्टेड हो सकता है, डक्ट्यूल्स अफेक्टेड हो सकता है, एसिनीज और ग्लैंड अफेक्टेड हो सकती हैं। यदि हम ब्रेस्ट कार्सिनोमा को क्लासीफाई करें तो ये पहली चीज़ आती है पैगेट डिजीज़। पैगेट डिजीज़ एक यूनिलेटरल एक्जिमेटस कंडीशन है एक्जिमा के समान, जहाँ पर क्रैक्स एंड फिसर डेवलप हो जाते हैं एरियोला में और निपिल में, और वहाँ पर अल्सर भी डेवलप हो जाता है, तो उसको हम पैगेट डिजीज़ बोलते हैं। ये एक्जिमा से थोड़ा डिफ़र होता है, एक्जिमा जैसे होता है बट इट इज़ फ्रॉम डिफ़र बिकॉज पैगेट में ईचिंग नहीं मिलेगी और डिस्चार्ज नहीं मिलेगा जिस तरीके से एक्जिमा में मिलता है। तो इस तरीके से ये यूनिलेटरल एक्जिमा लाइक कंडीशन जब डेवलप हो जाती है ब्रेस्ट टिश्यूज में, आप उसको पैगेट बोलते हैं। अब बात आती है डक्ट कार्सिनोमा, जो मेन लैक्टिफेरस डक्ट है वो इन्वॉल्व होती है, तब उसको हम डक्ट कार्सिनोमा बोलते हैं, जहाँ के मेन ब्लीडिंग एक इम्पॉर्टेंट फीचर के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है डक्ट्यूल्स एंड एसनी। जब डक्ट्यूल्स और एसनीज ब्रेस्ट की इन्वॉल्व होती हैं तो ये दो प्रकार का होता है, नॉन इन्वेसिव जो कि दो प्रकार का होगा, कैमिडो एंड पेपेलरी, और जो मेन है वो होता है इन्वेसिव टाइप, जहाँ इन्वेजन ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स होता है। ये इस तरीके से आपको 5 तरीके का दिखाई पड़ेगा। पहला होता है सीरस कार्सिनोमा, ये 60% देखा जाता है। दूसरा होता है एडिनो कार्सिनोमा। तीसरा होता है मेडुलरी सेल कार्सिनोमा, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट में होता है। चौथा होता है मेटास्टेटिक कार्सिनोमा, जो मेटास्टाइक फीचर जिसमें ज़्यादा आते हैं। और पांचवा होता है मैस्टाइटिस कार्सिनोमा। तो इस तरीके से जो इन्वेसिव कार्सिनोमा है, इसके पहले आपने नॉन इन्वेसिव देखा, ये दो प्रकार था, कमिडो में सॉलिड,
एंड सेकेंड होता है पैपिलरी। और इन्वेसिव जो है ये 5 तरीके का हो गया, सीरस, एडिनो, मिडलरी, मेटास्टेटिक एंड मेस्टाइटिस। अब मेटास्टेसिस का जहाँ तक सवाल है तो ये भी उसी तरीके से मेटास्टाइज होता है जैसे कि दूसरे कैंसर होते हैं, मीन्स लोकल स्प्रेड जो आसपास के ब्रेस्ट टिश्यूज में फैलेगा, ब्लड के थ्रू दूरगामी जो पार्ट है उनमें जाएगा, लिम्फेटिक स्प्रेड के थ्रू एक्सर्ली लिम्फ नोड और अदर लिम्फ नोड में जाएगा, एंड ट्रांसइलोमिक इम्प्लांटेशन मतलब एब्डोमिनल कैविटी में अंदर ही अंदर, जैसे किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो आगे चल कर के ओवेरियन कैंसर हो जाएगा। तो ये ट्रांसइलोमिक इम्प्लांटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट मेटास्टेटिक फीचर्स के रूप में इसमें देखा जाएगा। तो 4 तरीके का स्प्रेड हो गया, लोकल, ब्लड, लिम्फेटिक्स एंड ट्रांसइलोमिक इम्प्लांटेशन। अब ये देखिए स्प्रेड में हमने आपको जो भी बताया कि लोकल स्प्रेड किस तरीके से होगा, रीजनल स्प्रेड होगा, उसके बाद हेमेटोजेनस स्प्रेड होगा, तो इस तरीके से ये स्प्रेड होता चला जाएगा। अब देखिए स्टेजेस, स्टेजेस का जहाँ तक सवाल है तो पहली स्टेज होती है लंप की स्टेज, जिसको आप ब्रेस्ट माउस बोलते हैं। तो यहाँ पर इन दिस एज द एज ग्रुप ऑफ पेशेंट इज 50 ईयर और मोर। हियर द लंप इन ब्रेस्ट, लंप इज फ्री, मोबाइल लंप, ओवरलाइंग स्किन ऑफ लंप इज फ्री, पेनलेस लंप, स्लिपिंग लंप। ये लंप जो है पहली स्टेज है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक है कि लंप फ्री होगा, मोबाइल होगा, ओवरलाइंग स्किन जो है लंप की वो फ्री होगी, एंड पेनलेस लंप एंड स्लिपरी लंप होगा। फिर दूसरी स्टेज आती है स्टेज ऑफ ग्लैंड। दिस स्टेज आफ्टर द फर्स्ट मीन्स हियर द इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स, स्पेशली एक्सर्ली लिम्फ नोड। यहाँ एक्सर्ली लिम्फ नोड इनलार्ज होगी विद सुप्राक्युलर लिम्फ नोड बाद में इन्वॉल्व हो सकती है, मतलब जो सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट होगा। द सेकंड स्टेज द स्टेज ऑफ ग्लैंड, एंड थर्ड वन द स्टेज ऑफ फिक्सेशन। ये लेट स्टेज है जब ये कि ग्लैंड्स धीरे धीरे फिक्स होने लगती हैं, जब मेटास्टाइज ज़्यादा हो जाता है। फिक्सेशन ऑफ द लिम्फ नोड्स ऑकर, ओवरलाइंग स्किन बिकम फिक्स्ड ऑफ लंप। जो लंप की पहली ओवरलाइंग स्किन फ्री थी वो लंप की जो स्किन है वो भी फिक्स होने लगती है, साथ में जो एक्सर्ली लिम्फ नोड है ये भी धीरे 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 फिक्स होने लगते हैं। एंड ब्रेस्ट बिकम कॉन्ट्रैक्टेड, और धीरे धीरे ब्रेस्ट सिकुड़ने लगेगा, जहाँ की प्यूडी ऑरेंज डेवलप होने लगता है। ब्रेस्ट का जो शेप है वो ऑरेंज शेप का हो जाता है। ये मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया है, इस तरीके की पिक्चर देखिए, ये दिस इज द प्यूडी ऑरेंज। तो प्यूडी ऑरेंज इन द ब्रेस्ट में भी सिम्टम ऑफ द इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर। With this type of the cancer, rather than forming a tumor, a cancer cell block the lymphatic vessels, causes fluid accumulate in the breast. Fluid accumulation of the breast जो है इसको ब्रेस्ट को ऑरेंज के शेप में तब्दील कर देता है बिकॉज ऑफ लिम्फेटिक जो है रिटेंशन। तो ये लिम्फेटिक्स ब्लॉकिंग हो गई हैं, तो लिम्फेटिक लिम्फ के इकट्ठे हो जाने के कारण इस तरीके से यहाँ पर ऑरेंज शेप आ जाता है, इसलिए हम इसको प्यूडी ऑरेंज बोलते हैं। दिस इज वन द प्यूडी ऑरेंज। अब आगे स्टेज, जब और आगे स्टेज एडवांस स्टेज आएगी तो ये होगी स्टेज ऑफ अल्सरेशन एंड फंगेशन। अब यहाँ पर अल्सर डेवलप होने लगेंगे, ब्रेस्ट में फंगेशन डेवलप होने लगेगा, तो इस तरीके से अल्सरेशन एंड फंगेशन। तो दिस इज द फंगेटेड ब्रेस्ट विथ एक्सर्ली लिम्फेडेनोपैथी। तो ये स्टेजेस जो भी हमने आपको बताई कि लंप होगा, फिर एक्सर्ली लिम्फ नोड लार्ज होगी, फिर उसका फिक्सेशन होगा, फिर रिट्रैक्शन होगा, फिर अल्सरेशन एंड फंगेशन होगा। तो इस तरीके से ग्रेजुअली धीरे 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 ये स्टेज डेवलप होती जाएंगी। तो वही इसी के हिसाब से सिम्टम ही है, उसी तरीके से कि लंप आया, फिर कभी कभी डिस्चार्ज भी आता है, ब्लीडिंग होती है। तो इस तरीके से फीचर्स ग्रेजुअली धीरे 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 डेवलप होने लगते हैं। प्यूडी ऑरेंज डेवलप होने लगता है, कलर चेंजेस होने लगेगा एरियोला का, एक्सर्ली लिम्फ नोड बढ़ने लगेगी। तो इस तरीके से ब्रेस्ट में ग्रेजुअली ये फीचर आते हैं। अब डायग्नोसिस के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है, पहली हिस्ट्री और दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री पूरी लेनी पड़ेगी, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस क्या है, एसोसिएटेड सिम्टम साथ में क्या है, एज कैसी है, मीनार से लेकर के मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूरी लेनी पड़ेगी, किस तरीके से रही। फिर एज एट द फर्स्ट डिलीवरी, अभी आपने देखा था कि डिलेड मेनोपॉज जिनको होता है उनमें ज़्यादा होता है, तो ये पूरी हिस्ट्री आपको इस पेशेंट की लेनी पड़ेगी। साथ में फिजिकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन देखना पड़ेगा कि आर्म देखना पड़ेगा, साइड उसके देखने पड़ेंगे, है ना। ये पेशेंट का किस पोजीशन में आपको बिठाना है वो हमने दिखाया है कि पेशेंट को सीधा स्ट्रेट बिठा लिए, उसके हैंड जो है हिप में होने चाहिए,
आर्म एक्सटेंड करके आप देख सकते हैं, लिम्फ नोड की पोजीशन है ना, उसकी समरी। तो ये इंस्पेक्शन की चीज़ें हैं जो आप इस तरीके से पेशेंट में इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है पल्पेशन की। तो दिस इज द पल्पेशन, हम दिखा सुपाइन पोजीशन, एग्जामिन ऑल क्वाड्रेंट, एग्जामिन विद पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ फिंगर। आप पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ फिंगर से करेंगे जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। अवॉइडिंग टू द ग्रास्पिंग और पिंचिंग मोशन, इसको अवॉइड करना है। एसेस ऑल लेवल ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड, जितने एक्सिलरी लिम्फ नोड की जो लेवल्स हैं उनको पूरा देखेंगे। लोकेशन, साइज, कंसिस्टेंसी, शेप, मोबिलिटी एंड फिक्सेशन, ये आप पूरा एग्जामिन करेंगे पल्पेशन में। फिर बात आती है इन्वेस्टिगेशन की। तो ये कॉमन इन्वेस्टिगेशन है, सीबीसी होगा, कंप्लीट ब्रेस्ट टेस्ट होगा, साथ में ब्लड ग्रुप होगा, आरएस फैक्टर होगा, एफएनएसी करना पड़ेगा, फाइन नीडल जो है एस्पिरेशन जो है एग्जामिनेशन करना पड़ता है, तो इसको एफएनएसी बोलते हैं। मेमोग्राफी करेंगे, एमआरआई भी कर सकते हैं, डेक्टोग्राफी कर सकते हैं, तो इस तरीके से सोनोग्राफी कर सकते हैं, तो एक्सरे कर सकते हैं, सीटी कर सकते हैं मेटास्टेसिस के केस में। तो ये पूरे इन्वेस्टिगेशन है जो कॉमनली किए जाते हैं। अब बात आती है टीएनएम स्टेजिंग की। टीएनएम में आप ये देख रहे हैं प्राइमरी ट्यूमर टी स्टेज। तो टी में T0 नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, T1 में प्राइमरी ट्यूमर कैन नॉट बी असेस्ड। फिर TIS कार्सिनोमा इन C2। T1 ट्यूमर जो है 2 सेंटीमीटर से कम है, T1 में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा 5 सेंटीमीटर इज़ ए ग्रेटर डायमेंशन, T3 में 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, T4 में एनी साइज विथ डायरेक्ट एक्सटेंशन टू द चेस्ट वॉल और स्किन। फिर आ जाती है एन स्टेज, N0 नो रीजनल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट। N1 में मोबिलिटी प्रेजेंट है, N2 में देखिए लिम्फ नोड्स जो है इप्सी लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड फिक्स और मैटेड। फिर N3 में सेम चीज़ है कि फिक्सेशन हो जाएगा और ग्रेजुअली दी है सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो गई। M0 मीन्स होता है नो डिस्टल मेटास्टेसिस, M1 मतलब होता है डिस्टल मेटास्टेसिस। तो M1 और M2 मतलब कि काफ़ी दूर तक फैल गया है। तो दिस इज़ द TNM क्लासिफिकेशन। फिर स्टेज ग्रुपिंग में देखेंगे, स्टेज 0 में टिस N0 M0, स्टेज फर्स्ट T1 N0 M0, स्टेज सेकेंड A T0 N1 M0, T1 N1 M0, T2 N0 M0। तो दीज आर दी डिफरेंट स्टेजेस। फिर उसके बाद आप देखेंगे स्टेज सेकेंड B T2 N1 M0, T3 N0 M0। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज आती है A T0 N2 M0, T1 N2 M0, T2 N2 M0, T3 N1 M0। So these are the stage, different stage. T3 second third B, T4 N N M0 मतलब नो मेटास्टेसिस, थर्ड C N T N3 M0, फोर्थ स्टेज NET NEN M1। तो ये डिस्टल मेटास्टेसिस हो गई। तो इस तरीके से ये डिफरेंट ग्रुपिंग है स्टेजेस की। एंड दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, हाउ टू डायग्नोस द ब्रेस्ट कैंसर। एंड नेक्स्ट रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी, न्यूक्लियर इमेजिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी, डॉपलर फ्यू स्टडी जो ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, थर्मोग्राफी, मैग्नेटिक, MRI मीन्स स्कैन। अब टाइप ऑफ मेमोग्राफी थोड़ा सा हमने दे दिया है अलग से, किस तरीके से मेमोग्राफी करा सकते हैं, स्क्रीनिंग मेमोग्राफी, डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। अब बात आती है जो मेन है वो ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट फर्स्ट लोकल कंट्रोल, सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी, एंड सेकेंड सिस्टमिक कंट्रोल बाय द हार्मोनल ट्रीटमेंट एंड केमोथेरेपी। फर्स्ट सर्जरी। तो सर्जरी ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वाइड लोकल एक्सीजन मीन्स लंपेक्टोमी, जो लंप है उसको निकाल दिया जाए, और टोटल सिंपल मेस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द ऑल ब्रेस्ट टिश्यू, निपल, एरियोला कॉम्प्लेक्स एंड स्किन। थर्ड वन द मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टोमी, MRM मीन्स जो पेक्टोरलिस मसल्स है, माइनर मसल्स है, ये मसल्स को भी रिमूव करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा मेटास्टाइज हो गया है। नेक्स्ट रेडिकल मेस्टेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट अलॉन्ग विद द लिम्फेटिक्स, दैट इज कॉल्ड रेडिकल मेस्टेक्टोमी। तो ये हुआ फर्स्ट ट्रीटमेंट। अब बात आती है
स्टेज फर्स्ट और सेकेंड में खास तौर पे क्या अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के केस में क्या हम करेंगे। ब्रेस्ट कंजर्वेशन, रिसेक्शन ऑफ द प्राइमरी ब्रेस्ट कैंसर विद ए नॉर्मल मार्जिन, एडजुवेंट रेडिएशन थेरेपी, असेसमेंट ऑफ रीजनल लिम्फ नोड्स स्टेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रिसेक्शन तो करना ही पड़ेगा। एंड मेस्टेक्टॉमी इज इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट, ये तो होगा ही होगा, मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट। कंजर्वेटिव सर्जरी की जब बात आ रही है, मीन इंसिजन ऑफ द ट्यूमर विद द रिमूव ऑफ द नॉर्मल टिश्यू की जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसको पूरा का पूरा निकाला जाएगा, और जहाँ से नॉर्मल टिश्यू है रिम शुरू हो रही वो भी निकाला जाएगा, वहाँ तक निकाला जाएगा। तो यहाँ नेम ऑफ सर्जिकल जो ऑपरेशन है दैट इज लंपेक्टॉमी, मतलब लंप जो हुआ है उसको पूरा निकाल दिया जाए, जहाँ से हेल्दी टिश्यू हो रहा है वहाँ से पूरा निकाल दिया जाए। सिगमेंटल मेस्टेक्टॉमी, जो सिगमेंट इन्वॉल्व हुआ है उसको निकाल दिया जाए। पार्शियल मेस्टेक्टॉमी मतलब आधा ब्रेस्ट निकाल दिया जाए। कॉर्डेंटॉमी, जो ब्रेस्ट कॉर्डेंट यदि इन्वॉल्व हुआ है तो पूरा का पूरा कॉर्डेंट निकाल दिया जाए, जो एरिया है 1/4 जो भी एरिया है उसको निकाल दिया जाए। अब यहाँ पर कंट्राइंडिकेशंस भी थोड़ा बताया है कि कंट्राइंडिकेशन फॉर ब्रेस्ट कंजर्विंग ऑपरेशन, यदि ट्यूमर लेस देन 4 सेंटीमीटर है उस केस में, सेंट्रली लोकेटेड ट्यूमर है, बीच में है एकदम, पुअर ट्यूमर डिफरेंशिएशन है, नोड पॉजिटिविटीज है, पॉजिटिव मार्जिन आफ्टर री एक्सिजन, एंड यदि हिस्ट्री है कोई प्रीवियस रेडियोथेरेपी की तब या प्रेगनेंसी के दौरान यदि कैंसर हुआ है, ऐसे केसेस में हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। दूसरा, हार्मोनल थेरेपी भी यहाँ पर दी जाएगी, जिससे कि आप पहले भी डिस्कशन हुआ है कि हार्मोनल डिपेंडेंट ट्यूमर है, ऑस्टोनिक डिपेंडेंसी होती है, तो ऐसे केसेस में हार्मोनल जो है इसे या है जो है हार्मोनल ट्रीटमेंट इस पेशेंट को देना पड़ेगा। तो मॉडर्न मेडिसिन में हार्मोनल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में हार्मोनल थेरेपी दे करके ऑस्ट्रोजन डिपेंडेंसी थोड़ा कम की जाती है, तो ट्यूमर की ग्रोथ कंपैरेटिवली कम हो जाती है। और या फिर कीमोथेरेपी ऐसे केसेस में एडवाइस की जाएगी, जहाँ पर कि कीमोथेरेपी इन्वेसिव केसेस में ब्रेस्ट कैंसर में जो है देना ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले भी हमने बताया था कॉम्बिनेशन थेरेपी मतलब सर्जिकल ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी ऐसे केसेस में एडवाइसेबल होती है। तो ऐसे केसेस में जो है कीमोथेरेपी दी जाएगी, मेस्टेक्टॉमी भी की जाएगी और रेडियोथेरेपी भी की जाएगी, मतलब तीनों ट्रीटमेंट लेकर के कैंसर जहाँ इन्वेसिव कैंसर है जो मेटास्टाइज हो गया है उन केसेस में भी इस प्रकार का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। डिजिटल मेटास्टेसिस हुआ है तो यहाँ पर ट्रीटमेंट का जो प्लान है वो पैलेटिव हो जाएगा, क्यूरेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर पैलेटिव ट्रीटमेंट हो गया, यदि मेटास्टाइज हो 4th स्टेज में आ गया तो एम ऑफ मैनेजमेंट जो है पैलिएशन हो गया। ये केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हो, ठीक नहीं हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या होगा, कॉम्बिनेशन केमोथेरेपी, मेस्टेक्टॉमी तो करनी पड़ेगा, रेडियोथेरेपी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कीमोथेरेपी, मेस्टेक्टॉमी, रेडियोथेरेपी तीनों कंबाइन करना पड़ेगा 4th स्टेज के कैंसर में। अब ये प्रोग्नोसिस देखिए, स्टेज फर्स्ट में है तो 5 साल का सर्वाइवल है तो 100%, सेकेंड ए में 92%, सेकेंड बी में 81%, थर्ड ए में 67%, थर्ड बी में 54% और 4th स्टेज में 18%। तो यहाँ पर सर्वाइवल रेट कार्सिनोमा ब्रेस्ट में है। यदि बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाता है तो पेशेंट जो है सर्वाइव कर सकता है 5 साल या 5 साल से ज़्यादा भी सर्वाइव करता है, और कई बार तो काफ़ी पेशेंट जो है पैलेटिव ट्रीटमेंट के तहत चलते रहते हैं। अब बात आती है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कार्सिनोसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फास्फोरस, थूजा, कैलकेरिया फ्लोर, कोनियम, पल्सेटिला, ब्राइटाकार, आयोडम एंड फाइटोलेका। तो ये इंपॉर्टेंट 9 मेडिसिन हैं जो, इसके अलावा कांडोरंगो भी आप दे सकते हो। तो ये 9-10 इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जिनके इंडिकेशन आप डिटेल में टेलीमेडिका से देख सकते हैं। कार्सिनोसिन, फास्फोरस, थूजा, कैलकेरिया फ्लोर, कोनियम मैक, पल्सेटिला, ब्राइटाकार, आयोडम एंड फाइटोलेका। थैंक यू।